दोस्तों नमस्कार। मैं प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहले अपने मेंटर पीयूष पटेल सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने कि हमारे अंदर ये स्किल्स डेवलप की कि हम कंपनीज के फाइनेंशियल डेटा को अच्छी तरह से समझ सकें। दिसंबर 2021 में पीयूष पटेल सर को टॉप 10 स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के तौर पर चुना गया, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। दोस्तों, मैं अरुण कुमार स्टेट पंजाब से शहर खन्ना से बिलोंग करता हूं, जो कि प्रॉफिट फ्रॉम इट का 2020 का स्टूडेंट हूं। मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूं, जिसमें कि हम राइस और पल्सेस की B2B कैटेगरी में इन्वॉल्व हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रिटानिया कंपनी के 9 मंथ रिजल्ट्स के ऊपर, जो कि पैकेज फूड इंडस्ट्री के अंडर हमारे पास लिस्टेड है। पैकेज फूड इंडस्ट्री को हम दोस्तों देख सकते हैं कि वो फूड स्टफ जिसको कि आज हम प्रिपेयर और पैकेज कर रहे हैं, जिसको कि आने वाले टाइम में लेटर ऑन कंज्यूम किया जाएगा। दोस्तों, ग्लोबली अगर पैकेज फूड इंडस्ट्री को देखें तो 2020 में ये अप्रोक्सीमेट 150 लाख करोड़ का मार्केट था, जो कि 2030 तक आते आते 250 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा, जिसकी की ग्रोथ अप्रोक्सीमेट 6.5% CAGR की बनती है। दोस्तों, अगर इंडियन पैकेज फूड इंडस्ट्री को देखें तो ये वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट पैकेज फूड इंडस्ट्री है, जो कि 2018 में अप्रोक्सीमेट 2000 लाख करोड़ का था, और जो कि हम अनुमान कर रहे हैं 2024 आते आते ये 4000 लाख करोड़ का मार्केट बन जाएगा, अप्रोक्सीमेट 13% CAGR पे। इसका रीजन क्या है दोस्तों कि इंडिया में एक तो हायर अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोगों के इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, ईज ऑफ कंज्यूमिंग में जैसे जैसे कंपनीज की पेनिट्रेशन विलेजेस तक और डीप एरियाज में हो रही है, तो इसके कारण ईज ऑफ कंज्यूमिंग भी हो रहा है। वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री होने के कारण यहाँ पर डिमांड काफी अच्छी है। यंग पॉपुलेशन है हमारी की, जो कि एवरेज एज है पूरे इंडिया की 29 ईयर्स के आसपास है। दोस्तों, इस इंडस्ट्री का इंडिया में अगर एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अगर देखें तो 2024 आते आते ये इंडस्ट्री 9 मिलियन लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, अगर पूरी पैकेज फूड इंडस्ट्री को, जो कि हमारे पास लिस्टेड है पूरी शेयर मार्केट में, ब्रॉडरली हम इसको 5 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो डेयरी प्रोडक्ट्स में बिस्किट्स वाली कंपनीज, रस्क और केक्स वाली कंपनीज आती हैं। इनफैंट फूड्स में, जो कि बच्चों के प्रोडक्ट्स हैं फूड डिवीजन में, उसमें नेस्ले के वेरियस प्रोडक्ट्स आते हैं। कुछ कंपनीज जो घी के और राइस के सेगमेंट में काम करती हैं वो है हेडसन, दावत और केआरबिल कंपनी। नॉन वेज पैकेज फूड इंडस्ट्री में, पैकेज फूड डिवीजन में वेंकी का फूड डिवीजन आता है, और मैक्रोनी, चिप्स और पास्ता के अंडर बैम्बिनो की तरह कंपनीज आती हैं, और भी इसमें कई तरह के सब सेगमेंट्स वाली कंपनीज इंक्लूड हैं। दोस्तों, अगर हम ब्रिटानिया के बारे में बात करें तो 1892 में ये अप्रोक्सीमेट 300 रुपीज के आसपास इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, जो कि आज एक बहुत बड़ी कंपनी, अप्रोक्सीमेट 13,000 करोड़ के बिजनेस की कंपनी बन चुकी है। पूरी पैकेज फूड इंडस्ट्री को दोस्तों अगर हम देखें तो ये 57 कंपनीज आज हमारे पास लिस्टेड हैं इस सेक्टर के अंदर, जिनका की मार्केट कैप 3,50,000 करोड़ का बनता है, और ये कंपनी टोटल रेवेन्यू जनरेट करती है अप्रोक्सीमेट 66,000 करोड़ का। दोस्तों, इस सेक्टर में मार्केट कैप के तौर पर अगर हम देखें तो टोटल इंडस्ट्री का मार्केट कैप है 3,50,000 करोड़, जिसमें से अप्रोक्सीमेट ऑलमोस्ट 50% नेस्ले कंपनी के पास है, और ब्रिटानिया के पास अप्रोक्सीमेट 24% का मार्केट शेयर है। उसके बाद हेडसन और गोदरेज, ये कंपनी 6% के आसपास मार्केट शेयर लेकर हमारे सामने। टॉप 4 कंपनीज अप्रोक्सीमेट 80% का मार्केट कैप लेकर 3,10,000 करोड़ का मार्केट कैप लेकर हमारे सामने। अगर सेल के तौर पर अगर बात करें तो 66,000 करोड़ का टोटल मार्केट, टोटल ये सेगमेंट सेल करता है, जिसमें कि 50% ऑफ द सेल टॉप की 3 कंपनीज के पास है, जिसमें नेस्ले, ब्रिटानिया और गोदरेज आते हैं। नेस्ले के पास 18% का मार्केट शेयर है सेल में, ब्रिटानिया के पास 17% का, और गोदरेज के पास 12% का मार्केट शेयर है। जो कंपनीज इस सेक्टर में लिस्टेड नहीं है, फिर भी उनका फूड डिवीजन काफी अच्छे तौर पर काम कर रहा है, उनमें आईटीसी, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर और बीकाजी कंपनीज है। वो कंपनीज कभी भी आने वाले समय में अगर सेपरेटली लिस्टेड होती हैं तो वो भी हमारे नजर में बनी रहनी चाहिए ये कंपनी। तो दोस्तों, बिहेवियर एनालिसिस के तौर पर हमने कंपनीज को
पूरे सेक्टर के तौर पर देखा तो पर्टिकुलरली अगर हम ब्रिटानिया कंपनी का प्रीवियस हिस्ट्री देखें, इसका बिहेवियर देखें, ये किसने कैसे काम किया। दोस्तों सबसे पहले कंपनी की सेल्स के तौर पर अगर हम बात करें तो 1992 में कंपनी की सेल थी अप्रोक्सीमेट 400 करोड़, जो कि आज अप्रोक्सीमेट 13,000 करोड़ के आसपास कंपनी की सेल है, जिसमें कि इन 29 ईयर्स में 13% की सीएजीआर की हमें ग्रोथ थी। अगर ग्रोथ की ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें, अप्रोक्सीमेट कंपनी ने 13% की एवरेज से ग्रोथ किया है। प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों अगर बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट जो 1992 में 11 करोड़ रुपए के आसपास था, आज अप्रोक्सीमेट 2000 करोड़ के आसपास है, जो कि 29 ईयर्स में 19% की सीएजीआर से बढ़ा है और आज ये प्रॉफिट 168 टाइम्स हो चुका है। अगर दोस्तों रिजर्व के ऊपर बात करें, जो कि प्रॉफिट के बाद कंपनी अपने पास रिजर्व रखती है, तो जो 1992 में 37 करोड़ रुपीस था, वो आज 3500 करोड़ रुपीस हो चुका है, जो कि ऑलमोस्ट 100 टाइम्स है और 17% सीएजीआर से ये रिजर्व कंपनी का बढ़ा है। इसी हेल्दी ग्रोथ के कारण कंपनी का चार्ट हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, जो कि 9 अप्रोक्सीमेट 2000 ईयर में ये 100 रुपए वाली कंपनी आज हमें 3500 रुपए 3500 रुपीस के आसपास देखने को मिल रही है, जिसमें कि अगर यहाँ पर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की होती, उसके बाद कंपनी के 2 स्प्लिट्स हमें मिल चुके हैं शेयर्स में, आज वही शेयर्स अप्रोक्सीमेट हमारे पास 35 लाख रुपए के हो चुके होते। तो दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी किस मार्जिन परसेंटेज के ऊपर काम कर रही है, तो कंपनी एवरेजली 7% मार्जिन के ऊपर काम कर रही है हिस्टोरिकली। बट आज 2021 जो हमारे पास फाइनेंशियल डाटा खत्म हो चुका है 2021 ईयर, वहां पर कंपनी 14% के मार्जिन के ऊपर काम कर रही है। तो दोस्तों अगर हम कंपनी को कंपेयर करें दूसरी कंपनीज के साथ, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन एवरेज पूरी इंडस्ट्री का 8% के आसपास आ रहा है, जिसमें कि सबसे टॉप पर नेस्ले कंपनी है और सेकंड वन है ब्रिटानिया कंपनी, सबसे नीचे है हमारे पास हिंदुस्तान फूड्स। टॉप की 2 कंपनीज एक अच्छा मार्जिन अपने बिजनेस से ले रही है, अप्रोक्सीमेट 15 टू 16%। रिटर्न ऑन इक्विटी की दोस्तों अगर हम बात करें कि टोटल कंपनीज की इक्विटी के ऊपर ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है ईयरली बेसिस पर, तो नेस्ले सबसे बढ़िया अपनी इक्विटी के ऊपर अप्रोक्सीमेट सेम 100% रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जबकि ब्रिटानिया ऑलमोस्ट 52% रेवेन्यू जनरेट कर रही है। पूरी इंडस्ट्री की एवरेज 27% के आसपास है। दोस्तों अगर हम बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में, ये है कि कंपनीज ने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो भी पैसा उधार लिया होता है, उसके अगेंस्ट जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो जो फाइनेंस कॉस्ट को कितने टाइम्स ये पे कर सकते हैं। तो केआरबीएल सबसे ज्यादा 33 टाइम्स आईसीआर के ऊपर है, ब्रिटानिया 24 टाइम्स के ऊपर है और गोदरेज इंडस्ट्री सबसे कम आईसीआर पर है। डेट टू इक्विटी की अगर दोस्तों अगर हम बात करें कंपनीज के ऊपर कितनी उधारी है टोटल इक्विटी के अगेंस्ट, तो सबसे ज्यादा 84% डेट है हिंदुस्तान फूड्स के ऊपर और सबसे कम डेट है वेंकीज के ऊपर, जो कि अपने आप में वेंकी के लिए बहुत बड़ा हेल्दी साइन है। और मॉडरेट तौर पर पूरी इंडस्ट्री का एवरेज 24% है डेट टू इक्विटी के हिसाब से, और हमारी ब्रिटानिया कंपनी जिसकी की आज हम बात कर रहे हैं वो 21% डेट टू इक्विटी रेशियो के साथ हमारे सामने प्रेजेंट है। दोस्तों अगर इन सभी टर्म्स का हम एक कोलैबोरेटिव इफेक्ट देखें, तो सबसे कम नंबर्स में जो कि कंपनी हमें निगाह में रखने है वाली है वो है नेस्ले और सेकंड है ब्रिटानिया कंपनी, जिसको कि हम कंसिडरेशन में ले सकते हैं। ये नहीं है कि वेंकी और टेस्टी और केआरबीएल कंपनी बुरी हैं, ये अपने अपने सेगमेंट्स में काफी अच्छा काम कर रही हैं। पूरे सेक्टर के तौर पर नेस्ले और ब्रिटानिया सबसे अच्छी कंपनीज उभर कर सामने आती हैं। तो दोस्तों हमने कंपनीज के कंपैरिजन भी देख लिए, पूरे सेक्टर का एनालिसिस भी कर लिया। सबसे ज्यादा हमारे मार्जिन्स को, हमारे प्रॉफिट्स को क्या कॉस्ट क्या इफेक्ट करता है, वो है कंपनीज की खर्चे। तो इस खर्चों में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, यहाँ पर दोस्तों जो हमें डाटा मिला है उसमें 9 मंथ का डाटा के अकॉर्डिंगली सबसे बड़ा मटेरियल कॉस्ट कंपनी का खर्चा है अप्रोक्सीमेट 70% के आसपास, अदर एक्सपेंसेस 23% के आसपास में।
मटेरियल कॉस्ट कंपनी का पिछले साल के हिसाब से अप्रोक्सीमेट 9% के आसपास बढ़ा है और अदर एक्सपेंसेस जो इसका सेकंड मोस्ट खर्चा है वो 6% के आसपास बढ़ा है। जबकि हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे कंपनी की सेल काफी कम इंक्रीज हुई है, जबकि कंपनी का यहाँ पर खर्चा उस परसेंटेज में काफी ज्यादा बढ़ा है। ये खर्चा क्यों बढ़ा है दोस्तों? क्योंकि इंडस्ट्रियल फ्यूल, फ्रेट, लैमिनेशन जिसमें कि बिस्किट पैक होते हैं, बॉक्सेस, उन सब की कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ी है। कंपनीज की बेसिक कमोडिटीज फ्लोर, शुगर, रिफाइंड ऑयल और मिल्क अप्रोक्सीमेट ईयरली बेसिस पर 10% से लेकर 45% तक इनकी इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है, इनका रेट बढ़ा है। इस कारण इसके कॉस्ट में काफी ज्यादा हमें इंक्रीज देखने को मिली है। इसको कवर अप करने के लिए कंपनी ने थोड़ा बहुत अपने प्राइसेस को इंक्रीज किया है, लेकिन ये उतने इंक्रीज नहीं हुए हैं जितना कि कंपनी की मटेरियल्स में कॉस्ट में इंक्रीज आया है। तो दोस्तों हमने ये भी देखा कि कंपनी के मार्जिन के ऊपर, कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर किसने सबसे ज्यादा इफेक्ट डाला। तो आज जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टर्स पैसा लगाए हुए बैठे हैं वो कौन लोग हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम उसके ऊपर एक झलक लेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का दिसंबर 2021 का, जिसमें कि प्रमोटर्स की होल्डिंग अप्रोक्सीमेट 51% के आसपास है। उसके बाद सेकंड मोस्ट हायर होल्डिंग एफपीआई की है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की, फिर इंडिविजुअल्स जो लेस देन 2 लाख हैं, फिर इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब अपना अपना स्टेक लेकर, और म्यूचुअल फंड 5% का स्टेक लेकर हमारे सामने है। इसमें दोस्तों ड्यूरिंग द पीरियड 2016 से 2021 की अगर बात करें तो प्रमोटर्स की इक्विटी ऑलमोस्ट सेम है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अपनी इक्विटी 11% से अप्रोक्सीमेट 18% कर ली है। जब भी कंपनी में वॉलेटिलिटी हमें बार बार देखने को मिलती है तो रिटेल इन्वेस्टर कई बार वहां से आउट हो जाता है, और जिसका की फायदा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स उठाते हैं। करंट ट्रेंड, आज कंपनी सेल्स और प्रॉफिट के हिसाब से क्या काम कर रही है दोस्तों, अगर हम उसके ऊपर एक नजर डालें तो ईयर 2021 जब खत्म हुआ था तो कंपनी की सेल में इंक्रीज था 13% और प्रॉफिट में इंक्रीज था 33%। जैसे जैसे इन्फ्लेशन हुआ तो कंपनी की सेल में भी डिप आया और प्रॉफिट में तो काफी ज्यादा नेगेटिविटी हमें देखने को मिली। अभी 9 मंथ में कंपनी का 3% का सेल इंक्रीज हुआ था और कंपनी की प्रॉफिट में डी ग्रोथ हुई थी 28%, जो कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि ईयर एंड 2022 आते आते कंपनी 3% सेल के साथ क्लोज करेगी और अप्रोक्सीमेट 25% डी ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट में रहेगा। हिस्टोरिकली अगर कंपनी का डाटा देखें दोस्तों तो कंपनी ने सेल्स के तौर पर इन 29 ईयर्स में हमें 8% से लेकर 14% की सेल्स हमें प्रोवाइड की हैं, और प्रॉफिट के तौर पर 20% से लेकर 13% की हमें प्रॉफिट में जंप दिया है। उन्हीं फिगर्स को आगे लेते हुए 2022 में हम एज्यूम कर रहे हैं कंपनी 3% की सेल का जंप लेगी और कंपनी की अप्रोक्सीमेट ग्रोथ नेगेटिव में रहेगी, प्रॉफिट में -25%, और लॉन्ग टर्म पर हम 8 to 12% कंपनी का सेल और प्रॉफिट में जंप देखने को मिल सकता है। इसी के अगर दोस्तों हम डाटा के ऊपर बात करें तो सेल्स 2021-2022 में 13,000 करोड़ की सेल हमें 2035 तक अप्रोक्सीमेट 50,000 करोड़ की सेल देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट के तौर पर जो आज हमें 1300 करोड़ का रेवेन्यू प्रॉफिट दिख रहा है, वही आने वाले समय में 2035 में 5,000 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। आज कंपनी जो अर्निंग पर शेयर 58 रुपीज है इस कंपनी की, वही 2035 में हम एज्यूम कर रहे हैं हमें 227 रुपीज अर्निंग पर शेयर देखने को मिल सकती है। फेयर वैल्यू के तौर पर अगर कंपनी के शेयर के प्राइस की बात करें तो वो एक फेयर वैल्यू हमें इस प्रेजेंट ईयर में अप्रोक्सीमेट 2600 रुपीज के आसपास देखने को मिल सकती है दोस्तों, जो कि इसकी एक फेयर वैल्यू है, वो मार्केट प्राइस नहीं है। तो 2035 में यही फेयर वैल्यू अप्रोक्सीमेट
₹10,000 के आसपास हमें देखने को मिल सकती है। टेक्निकली दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के चार्ट की, तो जून 2020 से ये अप्रॉक्सीमेट साइडवेज मोड पर है और हम इसकी बाइंग रेंज 3300 से लेकर 3600 के आसपास हम इसको बाय कर सकते हैं। अगर हमें ये इससे नीचे मिलता है तो और भी अच्छी बात है कि ये अपनी फेयर वैल्यू के आसपास हमें मिल रहा है। शॉर्ट टर्म टारगेट हम देख सकते हैं ₹4800 के लिए। दोस्तों कई बार बात होती है कंपनी चल नहीं रही है क्योंकि हमें 2020 जून से साइडवेज मोड में मिल रहा है, तो लोग स्विच ओवर कर जाते हैं किसी और कंपनी में। अभी जैसे ही वेक्टर फूड स्पेशलिटी का आईपीओ आया था तो लोगों ने काफी ज्यादा सब्सक्राइब किया, लेकिन अगर दोनों ग्राफ्स का हम कंपैरिजन करें तो मिसिस बेक्टर और ब्रिटानिया में, मिसिस बेक्टर में अगर हमने वहां पर 1 लाख रुपए लगाए होते तो हमारा 43% फॉल हुआ होता और आज हमारे पास 57,000 1 लाख के 43% हमारे पास माइनस हो चुके होते और आज हमारे पास ₹57,000 होते। जबकि अगर हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाया होता तो हमारे पास सिर्फ 18% का फॉल होता, जो कि हमारे पास 70 जो कि हमारे पास अप्रोक्सीमेट 18% के फॉल के बाद ये कंपनी हमें अब भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती। तो दोस्तों कंक्लूजन के तौर पर अगर हम देखें पूरे सेक्टर का एनालाइज करने के बाद और पूरी पिक्चर को देखने के बाद हम इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर 2 से 3% का वेटेज दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी ये सारी प्रेजेंटेशन की गई है ये स्टडी पर्पस के लिए है, किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस यहाँ पर नहीं प्रोवाइड की जा रही, वो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका, और आपका आने वाला समय बहुत ही हेल्दी और वेल्दी रहे। तो दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।